नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग विषय लेके उपस्थित हैं गोचर कैसे देखें। हालांकि ये तो बहुत विस्तार इसका किया जा सकता है, गोचर के अलग अलग कई पहलू हैं, लेकिन सामान्यतः हम भाई जैसा बोलते हैं कि आज मेरा चंद्रमा मेरे राशि से दूसरे में चल रहा है, तीसरे में चल रहा है, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है। फिर मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि हमेशा जो आपका चार्ट है, जो आपका कुंडली है, जो आपका टेवा है, जो आपका डीवन चार्ट है, उस अनुसार जो दशाएं होती हैं, चाहे विंशोत्तरी दशा है, चाहे योगिनी दशा है, अष्टोत्तरी दशा है, उसी का प्रभाव जीवन में ज़्यादा होता है। ठीक हो गया? या ये कहें दशा ही जीवन का बड़ा मार्गदर्शन करती हैं। हम 90% दशाओं पर ही निर्भर करते हैं। और कुछ ऐसा रूटीन, माने आज मुझे थोड़ा सा टेंशन सी लग रही है मेरे घर के संबंध को लेकर, मेरे कुटुंब को लेकर, मैं किसी की बीमारी को लेकर परेशान हूं, ये ध्यान रखना है। गोचर केवल और केवल माहौल बनाने का काम करता है। मतलब वो या तो धुआं हटा देगा या धुआं ले आएगा, स्मॉग। और अगर दशाएं भी अनुकूल है और गोचर भी अनुकूल है तो फिर सोने में सुहागा। मतलब दशाएं कह रही हैं कि मुझे लाभ होना चाहिए, और कुछ ऐसी ही बातें गोचर में भी दिखाई दे रही हैं। और फिर जो हमारे रूटीन के, हम जो आप समझते हैं चंद्रमा के अनुसार, अभी हम केवल गोचर में सभी ग्रहों को शामिल नहीं कर रहे हैं, हालांकि हमने दिखाए हैं सारे ग्रह, लेकिन गोचर में केवल हम आज चंद्रमा को समझेंगे, क्योंकि फिर गोचर में भी बहुत विस्तार हो जाएगा कि भाई राहु यहाँ चल रहे हैं गोचर में, बृहस्पति यहाँ चल रहे हैं गोचर में, सूर्य यहाँ चल रहे हैं, चंद्रमा जो हर दिन नक्षत्र बदलता रहता है। तो हम चंद्रमा के अनुसार अपने जीवन में कोई छोटी छोटी सावधानियां रख सकते हैं, छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं, और उस अनुसार गोचर के अनुसार ढल सकते हैं। और मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं कि किसी भी प्रकार से अपने को कोई बड़ा भ्रम नहीं पालना है गोचर को लेकर कि भाई आज मेरा चंद्रमा 8वें भाव में चल रहा है, लेकिन मेरी दशाएं तो उन्होंने बताई थी बहुत बढ़िया चल रही हैं। तो क्या 2-2.5 दिन में आपका जो मनोदशा है खराब हो जाएगी? दशा ने अगर ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है तो दशा तो देकर रहेगा ही, लेकिन वो 2-2.5 दिन, 2.25 दिन आप किस प्रकार से अपने आप को अलाइन कर सकते हैं, मन को कैसे 8वें, माने अगर चंद्र कुंडली से, क्योंकि गोचर अगर आपको देखना है तो मन अनुसार मन को विचलित करता है, तो मन का माने चंद्रमा अनुसार ही गोचर ज्यादा सटीक लगता है। हालांकि कई लग्न अनुसार भी गोचर देखते हैं, लेकिन हमारे मन पर उसका असर 1 दिन रहा, 2 दिन रहा। उदाहरण देकर समझते हैं कि जैसे कर्क, माने ये जो हमने जो कालपुरुष की कुंडली ली है मेष लग्न के लिए, तो मेष लग्न के लिए आज की जो हमने तारीख देखी, माने 26 अप्रैल 2025 को आप जहां पर भी हैं आपने चार्ट बनाया और देखा मेष से चंद्रमा कहां आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं मेष से जो चंद्रमा है वो 12वें में आ रहे हैं। ठीक हो गया? तो जो भी मेष राशि वाले हैं उनको किस संबंध में विचार करना पड़ सकता है, आप समझ रहे हैं? अगर आपका जन्म कुंडली में चंद्रमा यहां है, ठीक हो गया, मेष राशि में चंद्रमा है, लेकिन तात्कालिक एट दैट इंस्टेंट जो चंद्रमा आपने देखा आज के समय पर वो मीन राशि का है, तो अगर आप उसको मेष से गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12वें भाव में चंद्रमा आ रहा है। तो क्या बोलेंगे, गोचर में आज चंद्रमा आपके 12वें भाव में चल रहा है। ध्यान रखिए उसमें और भी कई एड ऑन किए जा सकते हैं, लेकिन हम एक बहुत ही लेमैन, कोई भी व्यक्ति जो आज अपना चंद्रमा अनुसार गोचर देखना चाहता है वो क्या समझेगा कि मुझे आज किसी भी प्रकार से अपने जीवन को यदि मैं 12वें भाव अनुसार थोड़ा सा मॉड्यूलेट कर सकूं तो बहुत बढ़िया है। भाई जैसे 12वां भाव होता है व्यय का, खर्चे का, अगर चंद्रमा को बाधित करने वाला कोई ग्रह बैठा, हालांकि जैसे मैंने बताया कि आज हम दूसरे ग्रहों पर बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप जब गोचर में कुछ और ऐड करने लग जाएंगे कि चंद्रमा बहुत ही क्लोज आ गया है राहु के साथ, तो फिर उसको बाधा भी मिल सकती है। लेकिन
चंद्रमा अगर अकेला 12वें भाव में बैठा है और हमें उसको पॉजिटिवली समझना है, तो 12वां भाव केवल व्यय नहीं होता है, 12वां भाव हमारे द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट होती है। माने कहीं ना कहीं तो पैसा खर्च, ऐसा मन में विचार चलेगा कि मेरा पैसा लग सकता है, पैसा और अगर चंद्रमा को कोई बाधित कर रहा अपव्यय जैसा, तो खुद से ही हम थोड़ा सा, भाई आज सैटरडे है, हम खुद से ही थोड़ा सा शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि 12वां भाव शॉपिंग का भी होता है। तो आप समझ रहे हैं, तो हम शॉपिंग कर सकते हैं मेष राशि वाले आज के गोचर के अनुसार, वो उनके लिए पॉजिटिव शामिल होगा, क्योंकि ये आप समझते हैं 12वें भाव को बुरा नहीं माना जाता है। इनफैक्ट शुक्र का प्रवेश 12वें भाव में काल पुरुष की कुंडली में बहुत बढ़िया, माने ऐसे व्यक्ति को कभी रिग्रेट नहीं होता है पैसा खर्च करने का, अगर शुक्र जैसा ग्रह 12वें भाव में बली होकर बैठा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही कोई भी आप राशि ले लीजिए, आपका चंद्रमा यदि कर्क राशि में है, तो आप फिर माने आप समझ रहे हैं, आपका जो D1 चार्ट आपने देखा, जो मुख्य लग्न चार्ट, उसमें चंद्रमा आपका कहां है? कर्क राशि में। कर्क राशि से आज का एट दैट इंस्टेंट, आज जब आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे कर्क राशि से चंद्रमा कहां पड़ रहे हैं। तो यहां से गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें भाव में पड़ रहा है। माने अगर कर्क राशि वालों को पिछले 1-2 दिन थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा व्याधि को लेकर मन परेशान हो गया था कर्क राशि वालों का, और किसी को कोई ऐसा क्योंकि 8वां भाव के जो प्रायवाची होते हैं, गोचर अनुसार चंद्रमा के 8वें में जाने पर व्यक्ति को वो चीजें हाईलाइट होने लग जाती हैं। ऐसा लगता है कि मुझे किसी की बड़ी व्याधि में तो व्यस्त नहीं होना पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूं, करेगा कुछ नहीं, लेकिन उन 2 दिनों में, 2.5 दिनों में आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि शायद मुझे उसी से हो सकता है आपको किसी बच्चे की बीमारी का इलाज कराने के लिए वो प्रेरित कर दे। तो अगर हम उसको पहले ही अलाइन कर लें कि भाई 8वें में मेरा चंद्रमा, अभी क्या करूं आज, माने 2 दिन के लिए, 2.25 दिन के लिए, अगर देखिए मैं फिर बता रहा हूं, कर्क राशि वालों को एट दैट इंस्टेंट, आज जब हम बात कर रहे हैं तो वो 9वें भाव में प्रवेश कर चुका है, लेकिन उससे पहले, उससे 1 दिन पहले जाएंगे तो वो आपको 8वें में मिलेगा। ठीक हो गया? तो 8वें में एहसास कराया होगा उसने कर्क वालों को कि भाई कोई व्याधि से, कोई इस प्रकार की चीजें, कोई बीमारी, इस प्रकार की चीजों में उसने एंगेज करा दिया होगा। लेकिन अगर उसको पॉजिटिवली पहले ही समझ लेते, भाई थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान प्रक्रिया, आधे घंटे बैठ गए, समझ लिया, ध्यान के बारे में कोई वीडियो देख लिया, डिस्कशन कर लिया, तो और ससुराल पक्ष वालों से बात कर लिया, तो ये बहुत बढ़िया अलाइनमेंट हो गया। और आज वो 9वें भाव में आ गया है। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, चंद्रमा के साथ और भी कई ग्रह हैं, उसके कंजंक्शन को भी गोचर में देखा जाता है, लेकिन अभी हम केवल इतना देख रहे हैं कि कर्क से चंद्रमा कौन सी राशि में आ गया है। कर्क से वो 9वां भाव मीन राशि में बैठा हुआ है। तो 9वां भाव इज फॉर गुरु, धर्म भाव, जजेस। तो ऐसा प्रतीत होने लग जाता है कि हाँ, आज तो जैसे मुझे कुछ अप्रूवल जैसा मिल गया, आज धर्म के लिए मैं कुछ कार्य करने की प्रेरणा बनने लग जाती है, और कोई मंदिर मठ आदि के दर्शन करने का। तो उसी प्रकार से अपने आप जीवन में थोड़ा थोड़ा अलाइन करना सीख लेना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर माने कर्क के अनुसार मेष में गोचर का चंद्रमा चल रहा है, कर्क राशि वालों के लिए जिनका जो D1 चार्ट में कर्क में चंद्रमा है, उनको अगर 2 दिन के बाद जब मेष में चंद्रमा चला जाएगा तो उनको कैसा प्रतीत होगा, या कैसा अलाइनमेंट करना चाहिए, ताकि वो जो आने वाला स्मॉग है, जो धुआं है, वो हट भी सकता है, लग भी सकता है। तो वो जो स्टेटस भाव को लेकर यदि वो चिंतित हैं तो वो स्मॉग हट जाएगा। ठीक हो गया? तो ये ध्यान रखना है कि वो एक प्रकार से चंद्र कुंडली से गिनेंगे जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर आप कर्क राशि वाले कोई समाज में प्रतिष्ठा दिखाने वाला काम कोई करना चाह रहे हैं, तो अगर 2 दिन बाद ऐसा विचार बन रहा है तो वो और बढ़िया हो जाएगा, डबल प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया? मैंने बताया कि दशा ही महत्वपूर्ण है, उसी के पास दमखम है। 90% बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। हम तो आप समझते हैं 40 में ही पास कर देते हैं।
90% दशा के पास है, तो वही फेल और पास तो वही कर रहा है, फिर भी हमारा मानव मस्तिष्क है थोड़े के लिए भी उतावला हो जाता है कि भाई हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज कि जैसे कुछ आने वाला है। समझिए, अगर किसी के जैसे अभी चंद्रमा आज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो किन व्यक्तियों को ऐसा आभास हो सकता है। देखिए, वृषभ से आप देखें, यानी किसी का चंद्रमा यदि वृषभ में है, उसके जन्म कुंडली में वृषभ का चंद्रमा है, तो आज एट दैट इंस्टेंट जब हम बात कर रहे हैं, यानी 26 अप्रैल 2025 को चंद्रमा गोचर में वृषभ से 11वें में आ गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो उसको ये सब चीजें, यानी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलने जैसा, और पिता के भाई चाचा ताऊओं के साथ कोई मीटिंग, और कोई ऐसी एनुअल इनकम का इंतजार, कुछ पैसा आने वाला है रुका हुआ है, तो वो ऐसा एहसास करा सकता है। ठीक हो गया, वो उसको ये चीजें महसूस करा सकता है। अब वो वाकई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो उसके दशा पैटर्न पर निर्भर करता है। यानी अगर उन दिनों की प्राण दशाएं, सूक्ष्म दशाएं अनुकूल दिखाई दे रही हैं, तो फिर व्यक्ति को जो महसूस हो रहा है रिलेटेड टू 11th हाउस कि गुड न्यूज आने वाली है रिलेटेड टू अर्निंग, मेरी एक पेंडिंग पेमेंट है, वो आज मुझे लगता है मिल जानी चाहिए, वो मिल ही जाएगी यदि मेरी दशाएं अनुकूल हैं, क्योंकि आज गोचर ने स्टैंप लगा दिया है। तो आपको ये बात समझ में आ रही। इसी अनुसार आप कोई भी चीज समझ सकते हैं। जैसे कन्या राशि वाले हैं, कन्या राशि माने जिसका चंद्रमा, फिर मैं बता रहा हूं, हम गोचर मन पर प्रभाव पड़ता है। मन बड़ा चंचल है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता रहता है, और मन को और बढ़िया ढंग से समझना है। एस्ट्रोलॉजी के लिए मैं बता रहा हूं, मन को बढ़िया ढंग से समझना है, तो आप हमारा जो दूसरा चैनल है श्रद्धा वेद पुराण, जहां पर हमने मन, बुद्धि, आत्मा, इन सब विषयों को अलग अलग एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, और भगवत गीता की मदद से। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी में सुप्रीम ग्रंथ भगवत गीता को ही मानना चाहिए। पहले भगवत गीता अच्छे से समझ लें, तो फिर आपको फलित करने में आनंद आएगा। आप अपने बारे भय नहीं करेंगे। नहीं तो कई लोग कहते हैं कि सर मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किया, मैं डरने लग गया, तो इसका मतलब हमारी शुरुआत गलत है कहीं ना कहीं। सत्व को समझो, रज को समझो, तमस को समझो। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का सही अर्थ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के भाव कौन कौन से हैं। ठीक हो गया। तो ये जब आप भगवत गीता का सही अध्ययन करेंगे, आप कोई माने कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि भाई वो अच्छा होता है, वो खराब होता है, ये भाव खराब होते हैं, ये क्षत्रिय भाव होते हैं, वो ब्राह्मण भाव खराब होते हैं, उसका तो मैं क्या, कोई भी मदद नहीं कर सकता है। लेकिन जब उसके मन में कुछ ऐसा आएगा कि नहीं, मुझे देखिए जो वास्तविक ज्ञान होता है वो एकदम निर्मल होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती है। किसी व्यक्ति ने अगर मिलावट की है, कभी प्रयास किया, तो आपको दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन जो वास्तव में ही ज्ञान है, जो हमें मुक्त कर सकता है, उसमें कोई ईर्ष्या द्वेष कोई नजर ही नहीं आएगा आपको। वहां तो सिर्फ प्रेम ही प्रेम नजर आएगा। ठीक हो, इसलिए ये तो अपने विवेक से आप खुद समझना है। अगर हमारी, वही बात है, हमारी दशाएं अनुकूल है, हमारा समय सही है, तो हमें सही टेक्स्ट मिल जाता है, सही उसका जो एक्सप्लेनेशन है मिल जाता है। और अगर हमारा अभी एलिजिबल ही नहीं हुए हैं, हमें अभी टेंशन में ही रहना है, तो जहां भी जाएंगे हमें उसका गलत ही वाक्य मिलेगा। इसलिए मैं आपसे इतना ही चाहता हूं, आप एस्ट्रोलॉजी का श्लोक नीचे अर्थ सीधा पढ़ने लग जाएं। कहता है मुझे सर सूत्र बता दीजिए बस। आप यकीन मानिए, ऐसी कोई पुस्तक आप पढ़ भी लेंगे तो आपकी जो कुछ चीजों को लेकर चिंता है, चिंता तो नहीं होनी चाहिए, चिंता नहीं कर सकते हैं, चिंता और बढ़ जाएगी यदि हम सीधा पढ़ने लग जाएं श्लोक अर्थ। लेकिन हम पहले समझ लें, उसके बाद फिर भाई ये धर्म अर्थ काम मोक्ष भाव हैं, ये सत्व रज तम है, किस प्रकार से शनि महाराज का वास्तविक रूप कैसा है, राहु महाराज को जिनको हम डिप्लोमेट कह देते हैं, और वो झूठ का सदुपयोग करने के लिए जाने जाते हैं, तो कैसे राहु महाराज क्या करने के लिए बनाए गए। ठीक है, वो हमें जब तक समझ में नहीं आएगा कि ये तमस जो ग्रह है बड़ी तेजी से कमाने के लिए जाने जाते हैं। अगर किसी को एग्रेसिवली कमाना है तो तामसिक ग्रहों का साथ तो मिलना ही चाहिए, शनि का, राहु का, मंगल का, बहुत तेजी। और ये
जो दूसरे सौम्य ग्रह हैं, ये वस्तु जो हमारे पास रखी है उसके भोग के लिए तो बढ़िया है, लेकिन अगर इनको आप बिठा दें किसी कि भाई आपको यहां से वसूली करनी, ये थोड़े से संकोची होते हैं, बड़े संकोच से कहते हैं कि भाई ये इतना आपका बना है, इतना पैसा आपका बना है। लेकिन ये जो तामसिक ग्रह, ये संकोची नहीं होते पैसे लेने के मामले में, इतना है चार्ज आप दीजिए। तो वो फिर अब धीरे धीरे समझ जाते हैं कि सबका अपना अपना महत्व है। हम किसी को बड़ा या किसी को छोटा बताकर किसी के मन में ऐसा डर उत्पन्न नहीं कर सकते हैं कि भाई आपका बृहस्पति बहुत अच्छा तो आप तो एकदम एक नंबर हैं, आपका बृहस्पति खराब है तो आप एकदम बेकार हैं, आपका राहु अच्छा है तो आप एक नंबर हैं। तो ये मुझे लगता है समझ का फेर है, केवल हम समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाहते। सबका अपना, मैं तो कहता हूं सब अच्छे हैं, और सच में ऐसा है ही। मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है, ऐसा ही है। जब आप ग्रहों को समझ लेंगे तो ऐसे हो। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि जिसका वृषभ में चंद्रमा है D1 चार्ट में, जब आप आज एट दैट इंस्टेंट आज देखेंगे, जो आज का चार्ट बनाएंगे, तो उसमें चंद्रमा 26 अप्रैल को कहां पड़ रहा है? मीन में। तो आप लाभ संबंधी काम, मित्रों के साथ और चाचा ताऊओं के भाइयों के साथ, बच्चों के साथ कुछ ऐसा अगर करते हैं, ज्वाइंट वेंचर, बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी कोई पेंडिंग ऐसी कुछ पेमेंट है, आप आज एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपकी दशाएं भी अनुकूल है, निश्चित रूप से मिल जाएगी। तो उस प्रकार की चीजों में व्यक्ति को एंगेज कर देता है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए कि कैसे वो काम करेगा, चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ आगे बढ़ना है। ध्यान देना है इस चीज को। चंद्रमा को यहां से गिनेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और अगर मेष के अनुसार देखेंगे तो कौन से में आ रहा है? वो 12 में आ रहा है। इसी प्रकार से आप मिथुन के अनुसार देखेंगे, माने आज के लिए, आज का जो चंद्रमा मिथुन के हिसाब से देखेंगे तो कहां आएगा? 7 8 9 10। ये तो आप जानते ही, इसके जस्ट सामने, इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा भाव होता है? 7वां भाव। माने इससे हम यहां गए तो ये क्या है? इससे गिनेंगे तो ये 7वां भाव है। तो 7 8 9 10 तो किसके लिए? माने एक छोटा सा एक दिशा। बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर हमें और भी कई चीजें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। लेकिन अभी एकदम लेमैन टर्म में अगर समझना हो कि अगर जेमिनाई मिथुन राशि वालों के लिए गोचर का चंद्रमा मीन में चल रहा है, तो उसका अर्थ एक जनरल सा आइडिया क्या बता सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत चीजें शामिल की जा सकती है, लेकिन हम अभी उसको कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे, एकदम सरल। तो 7 8 9 10 तो आप स्टेटस के लिए, ऑफिस प्रमाइसेस के लिए, दिखाने के लिए कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो करना चाहिए। और उसी अनुसार ही आप दशाएं अनुकूल हैं तो आप, जैसे अगर मान लीजिए घुटने से संबंधित कुछ ऐसा व्यथा चल रही है, या व्यथा माने घुटने के बारे में विचार कर रहे हैं कि घुटने के लिए मुझे कुछ करना पड़ सकता है, क्योंकि मिथुन से वो अगर गिनेंगे तो 7 8 9 10, ठीक हो गया। तो फीमर के निचले वाले हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, तो उससे संबंधित ये एंगेज कर सकता है यदि वो नेगेटिवली कुछ ग्रुपिंग कर रहा है। और अगर वो धनात्मक है तो आप उस प्रकार से रिलेट करें और आप समझने लग जाएंगे। कर्क से समझ में आ गया। इसी प्रकार से आप सिंह राशि वालों के लिए जो गोचर का चंद्रमा आज के लिए, तो आप देख रहे हैं 7 8, माने अगर सिंह राशि वाले कोई ऐसा ध्यान के लिए, गाइडेड मेडिटेशन के लिए, अब कोई प्रोफेशनल लाइफ में, अब कोई मान लीजिए बैंकिंग वाला है, कोई आर्मी वाला है, अब वो 8वें भाव से कैसे रिलेट करेगा? कहता सर मैं कहाँ गाइडेड मेडिटेशन करूंगा? तो उसको केवल ये समझना चाहिए जो 8वां भाव है वो एकांतवासा जैसा है, सबसे ज्यादा 8वें भाव को उसी से रिलेट करते हैं। हालांकि 8वां भाव हमारा इन लॉस फैमिली भी होता है, लेकिन फिर भी हम सबसे ज्यादा 8वें भाव को रिलेट करते हैं मृत्यु भाव। ये मोक्ष त्रिकोणों में दूसरा माना जाता है, ठीक हो गया। तो कुछ ऐसा स्टडी, कोई ऐसी स्थान है जो एकांतवासा है, माने शहर के बाहर कोई मंदिर है, जैसे आज वीकेंड है तो कोई ऐसा हम घूमने का प्लान बना सकते हैं जहां पर हमें ऐसा मुक्ति, एकांतवासा जैसा मिले। गांव के बाहर कोई मंदिर है, ऐसी जगह जाकर बैठना बहुत बढ़िया रहेगा। तो अलाइनमेंट है वो, उनको लग रहा है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ ऐसा डर उत्पन्न हो रहा है, तो खुद से तैयार करके
कि भाई मैं उसको उसके ऋणात्मक रूप को नहीं लाना चाहता हूं, तो खुद से ही तैयारी करके कि मैं गांव के बाहर जो मंदिर है वहां पर मैं जाकर भगवान का ध्यान करूंगा और वहां पर मैं जो भी मुझसे हो सकूंगा मंदिर की सफाई, अपने कार सेवा करूंगा। तो वो उस प्रकार से समझ सकते हैं। फिर कन्या राशि वाले, देखिए अभी कन्या राशि में राहु केतु एक्सिस चल रहा है, केतु बैठा है, वो बाद का विषय है, उसको फिर कभी चर्चा में लेंगे क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी इतना समझिए कि कन्या राशि वालों के लिए गोचर का चंद्रमा आज जो हमने निकाला वो 7वें भाव में। 7वां भाव कमिटमेंट, कोई बिजनेस डील के लिए, किसी के साथ हमारी कोई इंटरैक्शन होती, मीटिंग आमने सामने। ध्यान रखना, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को हम 7वें भाव से रिलेट नहीं करते। हम जो सामने बैठकर, कई लोग टेलीफोन पर बात करने में तो बड़े बढ़िया होते हैं, लेकिन जब उनसे सामने संवाद करते हैं तो वो कमजोर पड़ जाते हैं, या उल्टा भी हो सकता है। जिन लोगों का 7वां भाव बहुत बली है, तो जब सामने आते हैं तो उनका क्या बढ़िया पर्सनालिटी, उनकी फर्स्ट इंप्रेशन मिलते हैं, अरे वाह। और टेलीफोन पर बात करते थे तो ऐसा लगता था कि पता नहीं है तो इनको कितना ही ज्ञान होगा। तो 3rd हाउस जो होता है वो हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क, हमारा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, हमारा टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, वो सब करने का होता है। और 7वां भाव हमारा आमने सामने। तो अगर इस प्रकार का कोई विषय ये देखना चाहते हैं कन्या राशि वाले, और या अपने स्पाउस के लिए, अपने पार्टनर के लिए कोई ऐसा अनुबंध, पार्टनर के साथ कुछ घूमने फिरने का, कोई भी ऐसा विषय जिसमें पार्टनर, स्पाउस इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो गोचर अनुसार उनको ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कोई कन्या राशि वाला है, उसको अंतरदशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है और आज गोचर में 7वें भाव का चंद्रमा चल रहा है, तो बढ़िया वो आज वीकेंड में अपने पार्टनर के साथ कहीं बहुत बढ़िया घूमने का, एकांतवासा पार्टनर के साथ मिलने का मौका मिलेगा। ठीक हो गया। और फिर ये समझना है, जब मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया एकांतवासा, तो एकांतवासा जहां आप पार्टनर के साथ हैं भी, तब भी आपका ध्येय केवल ध्यान है, तो 8वां भाव। लेकिन यदि हम पार्टनर के साथ हैं और एकांतवास है, माने हो सकता है कोई पहाड़ी क्षेत्र है, एकांतवास है, पार्टनर के साथ है, लेकिन पार्टनर के साथ हमारा जो कम्युनिकेशन है, कन्वर्सेशन है, जारी है, तो 7वां भाव। और इसी प्रकार से तुला राशि वालों के लिए गोचर का चंद्रमा हम देख रहे हैं, वो जा रहा है 6ठे भाव में। 6ठा भाव क्या होता है? चेज करने का। आप कुछ लिटिगेशन हैंडल करना चाहते हैं, उसके लिए विचार कर रहे हैं, ऐसा कोई विषय बनता है तो बहुत बढ़िया है। और आपको डर लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रोगी ना हो जाऊं, ऐसा डर उत्पन्न हो रहा है, खुद से ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर आसपास कोई औषधालय है, कोई ऐसा आयुर्वेदिक कोई ऐसे प्रोडक्ट का स्टोर है, वहां जाकर खुद ही कुछ प्रोडक्ट खरीद लाइए, थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा, तो वो हाँ इस प्रकार अलाइन कर सकते हैं। माने रूटीन में हम इन सब चीजों को शामिल कर सकते हैं। अब देखिए, जीवन इतना बड़ा मिला है, जीवन तो जीना ही है। कोई कहता है सर मेरे पास समय नहीं, अरे आपके पास जब समय होता है तभी भी आप कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। तो बजाय कि कुछ किसी बहुत बड़ी तामसिक वृत्ति में चले जाने, क्योंकि व्यक्ति को जब बहुत समय मिलता है तो कई बार वो समय का उस प्रकार से दुरुपयोग करने लग जाता है जो जहां मान मर्यादाएं सब भंग हो जाती हैं। इसलिए हम अपने जीवन को पहले से ही एक दिशा देकर रखें। ठीक है, तो अगर वो दिशा देकर रखेंगे तो बहुत अधिक आने पर भी, मैंने बहुत अधिक लाभ, बहुत अधिक चल अचल संपत्ति आने पर भी हम भ्रमित नहीं होंगे कि अब बहुत धन आ गया तो क्या करें। तो कहता फिर उसको तामसिक चीजों में लगाया जाए, और अपना भी सर्वनाश करता है, अपने परिवार का भी सर्वनाश कर लेता है। इसीलिए हम दिशा वही रखें। प्रभु चाहे कितना ही धन मिल जाए, समाज में इज्जत मिल जाए, मैं नियम भंग नहीं करूंगा। नियम भंग करेंगे तो पिटाई तो होगी ही होगी, फिर बाद में चीखने चिल्लाने का कोई लाभ नहीं है। भाई जैसे बाद में कहते हैं कि मेरे साथ क्यों हो गया, और मतलब मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने कई चार्ट ऐसे देखे हैं, वो ऐसा आक्षेप करने लग जाते हैं क्या है ये ईश्वर, कुछ नहीं है ईश्वर। और उसको जब पूछते हैं कि आपने वो 3 महीने पहले जो किया था, वो जो अनाधिकृत चेष्टा जो नहीं करनी चाहिए थी आपको, वो आपने करी, तब आपको ईश्वर का ध्यान नहीं था, तो वो मूक हो जाता है, तो वो चुप हो जाता है। तो इसलिए हम नियम तोड़ेंगे और फिर ऐसा सोचेंगे कि नहीं मेरे साथ सब अच्छा ही होना चाहिए, तो ये तो आप एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, एक अध्यापक भी। जो बच्चा क्लास में अनुशासित है
उसको हमेशा ही प्रायोरिटी देता, आगे बढ़ाना चाहता, उसको अनावश्यक परेशानी नहीं होती है। अध्यापक कभी भी उस विद्यार्थी को परेशानी में नहीं डालना चाहता है। और जो बच्चा कोई कायदा कानून मानता नहीं है, नियमावली मानता नहीं है, जिसके साथ उसका विवाह हुआ है, जिसके साथ अग्नि को साक्षी मानकर उसने फेरे लिए हैं, माने मैं जीवन की बात बता रहा हूं, वो व्यक्ति उसके लिए कमिटेड नहीं है। अग्नि मतलब क्या? देवता को साक्षी मानकर हमने फेरे लिए हैं, तब आपकी बुद्धि कहां चली गई थी? और उसके बाद फिर हमारे मन में आता कि नहीं, मेरे लायक नहीं, मैं तो किसी और के साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगा, तो आपको फिर सजा मिलेगी। इसलिए ध्यान देना है कि आंख कान खोलकर अपने आप को विनम्र होकर स्वीकार करना चाहिए कि भाई अच्छे से विचार कीजिए। और अगर किसी कारण से आपको लगता है कि नहीं बहुत बड़ी समस्या है, तो उसका निराकरण भी कोई ऐसा माने चोरी से या किसी को छल बल से नहीं करना है। निराकरण सहजता से कि प्रभु हो सकता है मैं उस जीवन के लायक ना हूं, गृहस्थ जीवन के, मैं एकांतवासा, मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं अब वानप्रस्थ की तरफ जाना चाहता हूं, तो उसको भी कन्विंस करके, कोई ऐसा माने अपराध की तरफ जाकर अगर हम कोई करेंगे तो जीवन खराब हो जाएगा। तो इसलिए नियम नहीं टूटना चाहिए, और अगर नियम टूट रहा है तो बच नहीं सकते हैं। कहीं मर्जी चले जाए आप, समाज में या संसार में तो किसी को बायस कर सकते हैं, माने घूस देकर उसको अपनी तरफ मिला सकते हैं, लेकिन जो प्रकृति का कानून है वहां नहीं चलता है। आप कितना मर्जी लॉजिक लगाएं, लॉजिक हमने भी बहुत लगाए, पढ़ाई में आपने बहुत लॉजिक लगाए होंगे, वो सारे लॉजिक धरे के धरे रह जाते हैं। प्रकृति का संविधान जैसा है, सतयुग की बात करें चाहे कलयुग की बात करें, लोग बहुत मिलेंगे आपको प्रूव करने वाले। ये प्रूव करने से कुछ नहीं होता है। मोक्ष जैसा पहले था आज भी वैसा का वैसा ही है, उसमें लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ा है, उसमें वैसा का वैसे ही पवित्र है वो। इसलिए अपनी पवित्रता की गारंटी वारंटी आपको लेनी ही पड़ेगी, प्रूफ करके कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपकी 100% गारंटी वारंटी आपने ले ली है कि प्रभु मैं जानता हूं मन वचन वाणी से मैंने किसी के साथ, व्रत तो बहुत होते हैं, अलग अलग प्रकार के व्रत होते हैं, मैंने कई बार बताया 2 सबसे कठिन व्रत कौन से हैं, कि मेरे जीवन में मैं माने जो भी पति पत्नी है वो एक दूसरे के साथ प्रेम उनका बना रहे, कमिटेड रहे एक दूसरे के लिए, ब्रह्मचर्य बनाए रखें, और पति व्रत धर्म का पालन करें। ये दुनिया के सबसे कठिन व्रतों में से है। कोई कहता है मुझे व्रत बताओ, ये व्रत अगर आपके पास है तो बहुत बड़ा बल है। हमारे भारतीय संस्कृति में सती अनुसुईया जैसे और ना जाने कितने ही बड़े बड़े बल जो प्राप्त किए, उनके सामने देवता भी नतमस्तक हो गए। तो उसका केवल यही बल था, सतित्व का बल। और दूसरा ये जबान, ये खाना है मुझे, वो खाने के लिए कई बार हम हो सकता है 200 किलोमीटर चले जाएं, वही चीज खानी। उस रेस्टोरेंट की जो दाल मखनी है उसका तो स्वाद ही निराला है। तो फिर आप समझ सकते कितने ज्यादा माने हम मन के गुलाम हो गए हैं। ठीक हो गया? तो इसीलिए आप अगर इन 2 विषयों को काबू कर सकते हैं तो मुझे लगता है आपके लिए फिर कोई सामान्य व्रत रखने की भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है? क्योंकि आपने जो व्रत रखा है वो तो सबसे कठिन व्रत रख लिया आपने ब्रह्मचर्य को काबू रखा हुआ है, पति पत्नी साथ में रहते हैं, मन वचन वाणी से 100% की गारंटी से रहते हैं। और दूसरा, मैं प्रसाद समझकर, आज मुझे 56 भोग मिला, मैंने स्वीकार किया, कल मुझे केवल अन्नम मिला, मैंने उसको स्वीकार किया, उसमें और कुछ भी नहीं था, केवल सादा चावल मिला, मैंने प्रभु का प्रसाद समझकर। और ऐसा मत समझिए कि वो माने गरीबी में मिल रहा है उसको, हो सकते हैं बहुत बड़े वो वहां अन्न बल्कि कोई कमी नहीं है, फिर भी उनको आज केवल अन्नम मिला, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया भगवान का प्रसाद समझकर। ये अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको कोई भी और व्रत करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? माने मैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के लिए भी ये बता रहा हूं। फिर क्या, फिर आपके ये तो बहुत बड़े व्रत कर लिए आपने, सबसे कठिन व्रत आपने किए ही है। और इसी प्रकार से आप कहीं किसी भी भाव को देखकर समझ सकते हैं। माने अगर स्कॉर्पियो चंद्रमा किसी का वृश्चिक राशि में, तो आप देखिए चंद्रमा आज गोचर में चल रहा है कहां? मीन में। यहां से गिनिए 1 2 3 4 5, पंचम भाव में चल रहा है। तो पंचम भाव स्कॉर्पियो वालों को स्पेकुलेशन, सट्टा, संतान, स्टमक, इन विषयों को लेकर वो अंगेज हो सकता है। अगर वो
दशाएं उसकी प्रतिकूल हैं तो वो तुरंत सावधान हो जाए कि 5वें भाव में चला गया तो स्पेकुलेशन फियर हो सकता है, उसको होल्ड कर ले, रोक ले। और अगर उसको लग रहा है कि मेरा स्टमक थोड़ा, मेरा डायजेशन, पाचन को लेकर कुछ समस्याएं चल रही हैं, आज बढ़ सकती हैं, ठीक हो गया, इस प्रकार से। और इसी प्रकार धनु की बात करें तो किस प्रकार से 2 दिन, सवा 2 दिन वो कैसे व्यस्त रहेगा, तो धनु से देखें तो हाँ, धनु से आप गिनिए, यहां से चंद्रमा को गिनिए, 1 2 3 4, चौथे भाव के लिए धनु राशि वाले आज के अनुसार कोई काम करना चाहते हैं, माने कोई ऐसा भवन सुख में बदलाव, वाहन में कोई बदलाव, और अपने माता के साथ, और अगर ध्यान रखना है माता के साथ अगर वो रह रहे हैं और माता को कुछ समस्या है, अगर दशाएं प्रतिकूल चल रही हैं तो थोड़ा सा माता के प्रति सावधान रहना चाहिए अगर दशाएं अनफेवरेबल हैं, ठीक हो गया। क्योंकि चंद्रमा कहां जा रहा है अभी धनु राशि वालों के लिए, 1 2 3 4, आपको चौथे भाव में व्यस्त करेगा। वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हम समझते हैं। सामान्यतः तो वैसे हम कुछ भावों को ऐसा मानकर चलते हैं कि भाई ये चौथा भाव भवन सुख का होता है और ये मोक्ष की नींव भी होती है। तो अगर घर में हमारे घर में मंदिर बना हुआ है तो गोचर में यदि चौथे का चंद्रमा चल रहा है तो जरूर उस दिन, वैसे तो सभी दिन भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। अगर संभव नहीं है तो इसका तो विचार कर सकते कि अगर गोचर में चंद्रमा चौथे में चल रहा है तो भगवान के सामने मंदिर में बैठकर पूजा अर्चना करना, ठीक हो गया। और चौथा भाव हमारे माता का भी होता है, चौथा भाव मंत्रिमंडल का होता है, जल सेवा का होता है, उस प्रकार से आप अलाइन कर सकते हैं। और फिर मकर राशि वालों के लिए गोचर अनुसार थोड़े परिवर्तन, या परिवर्तन नहीं कहें तो उस अनुसार अलाइन हो जाना, ठीक हो गया। तो 1 2 3, तीसरा भाव छोटी यात्रा, कोई ऐसा फ्रीक्वेंट यात्रा, कहीं आपको 200-250 किलोमीटर जाना है, कुछ ऐसा आपका किसी की वार्तालाप चल रही है, कोई कम्युनिकेशन चल रहा है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। आज आपको कोई ऐसा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, आपकी कोई ऐसा जूम मीटिंग है तो वो सक्सेसफुल रहेगी, बढ़िया रहेगी। गोचर का भी आपको साथ मिल गया है, साथ साथ दशाएं भी देख लीजिए। इसी प्रकार से फिर हम देख सकते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज अनुसार यदि कुछ समझना चाहते हैं तो गोचर का चंद्रमा, अभी हम दूसरे ग्रहों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, गोचर का चंद्रमा केवल देख लें तो कुंभ अनुसार चंद्रमा चल रहा है राशि से दूसरा भाव। दूसरा भाव होता है फैमिली गैदरिंग, कुटुंब और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, हमारी अचल संपत्ति, घर में कोई ऐसा किटी पार्टी जैसा माहौल अगर बन रहा है तो बहुत बढ़िया है। यानी दशाएं वहां फेवर कर रही हैं आपको, तो ये बोल रहा है बढ़िया पार्टी कीजिए ना आप। माने हम जिसको पार्टी बोल रहे हैं अपनी भाषा में हम संकीर्तन, हम लोग इकट्ठे हो गए हैं, बढ़िया से भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद मिष्ठान भी बटेगा, मिठाई भी बटेगी, सब लोग खाएंगे, यही तो है पार्टी। अब पार्टी का मतलब ये तो नहीं है कि सब लोग तामसिक हो जाएंगे, उनका नर्वस सिस्टम बेकाबू हो जाएगा, कुछ भी कहने लग जाएंगे, कुछ भी सोचने लग जाएंगे, किसी का अपमान कर देंगे, बाद में लड़ाई करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं। पार्टी का मतलब सब लोग अपना पूरा विवेक को कायम रखेंगे, अपना नर्वस सिस्टम को बेकाबू नहीं होने देंगे, हमारा रिएक्शन टाइम बढ़ने नहीं देंगे, प्रतिक्रिया समय, ठीक हो गया। यानी किसी भी प्रकार का अनावश्यक, देखिए एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, जब ईश्वर की भक्ति का नशा चढ़ता है उस भक्ति के नशे में भी लोग झूमते हैं, नाचते हैं, लेकिन कोई उसका तामसिक रूप यदि इस्तेमाल करता है, उस नशे में व्यक्ति जाकर उसका नर्वस सिस्टम बेकाबू हो जाता है, वो किसी को क्षति भी पहुंचा सकता है, वो अपनों को भी कई बार क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए पार्टी का मतलब आपको समझना होगा। हम कभी भी, मैंने तो कभी भी पार्टी का विरोध नहीं किया है, लेकिन पार्टी में आप ही नहीं रहेंगे तो फिर माने आपका कहने का मतलब आपका होश ही नहीं रहेगा तो क्या लाभ। पार्टी वही आनंदित है जहां पर सब लोग अपने होशो हवास में हैं, उस आनंद को महसूस कर पा रहे हैं, सब लोग प्रेम से बैठे हैं। तो आप मैं तो सौभाग्य से मुझे 1-2 ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ गुरु कृपा से, ऐसी पार्टियां, ऐसा संकीर्तन अटेंड करने का जहां पर बड़े बड़े सोम यज्ञ हुए और खूब लोग प्रसन्नता से बैठे, क्या हो रहा है वो सब चीज़ ऑब्जर्व करी, उसके बाद सब लोगों ने ठाके लगाए, संकीर्तन किया। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे जैसा करे, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो जो नहीं करने वाली चीजें बस उनको अलग कर देना। तो फिर बाद में ये मत बोलिएगा कि मैंने दूसरा भाव समझ कर किया था, नहीं, दूसरा भाव तो मेरी वाक सिद्धि है ना, वाक बल है
जो मैं बोलूँ वो सही हो जाए। तो आपको लगता है कि मैं नर्वस सिस्टम मेरा बेकाबू हो गया है और मैं दूसरे भाव के लिए काम कर रहा हूँ, फिर मैं जो बोलूँगा वो सही हो जाएगा? नहीं, ठीक है। इसलिए नर्वस चेतना शक्ति को बरकरार रखते हुए वो फैमिली गैदरिंग करनी है, घर में पार्टी करनी है और संकीर्तन करना है, सात्विक लोगों को इकट्ठा करना है, वो इस प्रकार से समझ सकते हैं। और जो मीन राशि वाले हैं, आज अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए किसी के सामने और बढ़िया माने फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए वो बहुत बढ़िया समय है। चंद्रमा यानी उनके आज के समय अनुसार चंद्रमा उनके मस्तिष्क पर ही बैठा हुआ है। तो अगर ऐसा कोई विवेक पूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। किसी के सामने फर्स्ट इंप्रेशन कोई ऐसा रखना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है। कोई इंटरव्यू भी देना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है। ठीक हो गया। दशाएं फेवरेबल हैं, चंद्रमा भी आज आपकी राशि में ही चल रहा है। तो उस अनुसार कई चीज़ें हैं जो गोचर के अनुसार देखी जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी का चार्ट ही नहीं है हमारे पास, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि सर उनका भी तो भाग्य होता है जिनके हाथ नहीं होते हैं, उनका भी तो भाग्य होता है जिसका चार्ट नहीं होता है। तो हम उसका कोई विरोधी थोड़ी हैं, विरोध थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन ये एक तरीका है, एक टेक्निक है। और आप समझते हैं टेक्निकल वे जहां आता है, जहां तकनीक की बात होती है, वहां दिल की नहीं चलती है, वहां दिमाग की चलती है। और दिमाग कहता है ये एक वे है, एक तरीका है, उसमें आपकी ज्यादा मदद हो सकती थी यदि आप हमें वो डाटा देते, बर्थ डिटेल देते, तो आपकी ज्यादा मदद हो जाती दशा। लेकिन अगर वो तरीका काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, हम आपके प्रसिद्ध नाम भी तो आपने कुछ ना कुछ माने देवताओं के अनुशंसा या कहें जो विचार आया होगा कि इसका नाम ये रख देते हैं, वो देवताओं की मर्जी से आया होगा, तो फिर वो आपने नाम रखा। उस प्रसिद्ध नाम के अनुसार भी हम गोचर देख के कुछ ना कुछ निर्णय तो कर ही सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर हम हृदय से सच्चे हैं तो जिसने वो हमें बताया है कोई प्रयोग, वो सार्थक हो जाएगा। और हम हृदय से झूठे हैं, जब बहुत बड़ा गुरु भी मिल जाएगा तो हमारा कुछ लाभ नहीं दे सकता है। आप समझ रहे हैं ना? गुरु बड़ा होना चाहिए, लेकिन उस गुरु का मान करने वाला शिष्य ज्यादा बड़ा माना जाता है। ठीक, आप समझ रहे हैं? दोनों का गुरु एक ही है। अर्जुन का गुरु भी द्रोणाचार्य और दुर्योधन का गुरु भी द्रोणाचार्य, लेकिन एक बेस्ट वॉरियर बना रहा है, एक वर्स्ट। तो क्या गुरु में दोष है? गुरु में दोष नहीं है, वो ग्रहण करने के लिए तैयारी नहीं। उसके मन में क्या विचार चल रहा है? ये तो मेरे पिता का नौकर है, इसको तो सैलरी मिलती है, तो सिखाना ही पड़ेगा इसको। तो जब हम अपने गुरु के लिए, अपने मेंटर के लिए ऐसे विचार रखते हैं, तो संसार का सबसे अच्छा गुरु भी हमारा भला नहीं कर सकता है। और जब हमने पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ समर्पण किया है, कोई तो ऐसा होना चाहिए जीवन में। गुरु का मतलब ये नहीं होता, मैंने पहले भी कई बार बताया, कि जब तक आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है तो वो गुरु सही है। आपने कोई बात बोली, गुरु ने उसको मना कर दिया, ये गुरु ठीक नहीं है, ये मेरी हाँ में हाँ तो मिलाता नहीं है। गुरु का मतलब हम कुछ दिन रहे हैं आश्रम में, तो गुरु जी से डांट भी खाई है, फटकार लगी है, ये गलत है, और फिर समझ में आया कि गुरु आश्रम में रहने का अर्थ क्या होता है। वहां पर सही बात के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता है, गलत बात के लिए डांट पड़ती है कि भाई ये क्या कर दिया आपने। और हमें व्यवहार में कोई बदलाव नहीं करना कि भाई डांट दिया आज गुरु जी ने तो व्यवहार बदल दिया, ऐसा नहीं है। तो गुरु का अर्थ वो होता है जो आपकी सही बात पर आपको प्रेरणा दे, आपकी तारीफ करे, गलत बात पर आपको डांटे भी, और आपको मन में कोई विचार ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं ये मैं अब गुरु बदल दूंगा, आज डांट दिया ना आज ही बदल दूंगा। तो बाकी हरि कृपा, जैसा ईश्वर के प्रति आपका विश्वास होगा, चट्टान की तरफ आप विश्वास बनाए रखें। पहले तो अपने आप पर विश्वास करें, बाकी की सब चीजें मिल जाएंगी। जैसे मैंने बोला, अपने आप में विश्वास मतलब क्या? अपने आप मतलब मैं समझता हूं प्रकृति के लिए मेरी वफादारी है, मैं प्रकृति के साथ कभी झूठा नहीं बनना चाहता हूं, मेरा विवाह हुआ है निभाऊंगा। मेरे साथ जो भी व्यक्ति है, मैं एक व्यक्ति को आज तक एग्री नहीं कर पाया, क्या किसको, ईश्वर को क्या एग्री करूंगा मैं? ईश्वर नहीं अपने आप को अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त किया हुआ है। अब ईश्वर आपके सामने थोड़ी ऐसे प्रकट हो जाएगा, ईश्वर ने ही अपने आप को अलग अलग रूपों में प्रकट किया है। आप एक व्यक्ति को आज तक एग्री नहीं कर पाए, आपको क्या लगता है परमपिता परमात्मा को क्या एग्री करेंगे आप? इसीलिए मतलब उसमें मैं भी शामिल हूं, जो मैं ऐसा बोलता हूं मैं भी इसमें शामिल हूं। अब हम चल ही तो रहे हैं, प्रयासरत हैं, और पूरी कोशिश करेंगे कि ये हमारा प्रयास सार्थक हो और हमें
ये जो ब्रिज है एस्ट्रोलॉजी में, बार बार यही बोलता हूं, ज्योतिष हमारे लोक और परलोक के बीच में एक ब्रिज का काम, तो बहुत बड़ी मदद कर सकता है ये। ठीक है, तो आप लोग भी इसको केवल श्लोक का अर्थ ट्रांसलेट हो गया और मुझे पैसे मिल गए, इस प्रकार से मत पढ़ें, नहीं तो आपको शांति की बजाय अशांति हो जाएगी घर में। और अगर आप इसको समझेंगे कि नहीं ये तो मेरा धर्म, बिल्कुल अर्थ इससे समझते हैं हम, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब दे सकता है अगर इसको धैर्य पूर्वक पढ़ें। तो इसी शुभकामना के साथ कि आपको इसका सही ज्ञान हो, भगवान जो भी विचार आपके मन में डाले वो अच्छा हो, कभी भी द्वेष, ईर्ष्या, इन सारे बुरे विचारों से आप बचे रहें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।